नमस्कार, मैं जयप्रकाश आचार्य फ्रॉम सरस्वती विद्या मंदिर पूर्णिया। अभी मैं 9th क्लास का फिजिक्स विषय के साथ उपस्थित हूँ। आज का विषय वस्तु है फोर्स एंड सेकेंड लॉ, अर्थात सेकेंड लॉ का यूज, सेकेंड लॉ का उपयोग। हम लोग प्रत्येक दिन कुछ न कुछ खेल करते रहते हैं, कुछ न कुछ दुर्घटना होते रहता है। उसमें सेकंड लॉ का किस प्रकार उपयोग होता है, आइए समझते हैं। आपने देखा होगा कि ये क्रिकेटर जो है बॉल को कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचता है। जैसे कैच लिया तो हाथ को पीछे खींचता है, या ये कूद रहा है तो नीचे गद्दा या बालू का ढेर रखा जाता है, या फिर हम लोग एक्सीडेंट हो जाता है साइकिल से या मोटरसाइकिल से, तो जोड़ों की चोट लगता है। और बस अगर ट्रक से टकरा जाता है तो काफ़ी क्षति हो जाती है गाड़ी वालों की। तो हम लोगों ने देखा है कि जब हम ट्रेन से नीचे उतरते हैं तो कुछ दूर दौड़ते हैं उसी डायरेक्शन में। क्या कारण है इसके पीछे? इसके पीछे सेकंड लॉ ही कारण है। पहले केस में देखिए, हम बॉल को कैच लेते समय हाथ क्यों पीछे खींचते हैं? अगर हम बॉल को डायरेक्ट कैच करते हैं तो हाथों में जोड़ की चोट लगती है। इसके पीछे क्या कारण है? तो आइए हम लोग इसको न्यूमेरिकली समझें, गणितीय रूप से इसको समझें। या ये देखिए पहला केस, जिसमें कि बॉल को कैच लेते समय हाथ को पीछे खींचते हैं। तो पहला केस में अगर बॉल का स्पीड मान लें u है और टाइम t1 सेकेंड है, पहले केस में t1 सेकेंड, पहले केस में t1 सेकेंड में अगर ये कैच लिया, बॉल को हाथ में पीछे किया तो बॉल का वेलोसिटी 0 हो गया। पहले स्पीड u था, इनिशियल स्पीड u था, लेकिन t1 सेकेंड के बाद वह हाथ में बॉल आते ही पीछे खींचते ही बॉल वेलोसिटी 0 हो गया। तो एक्सेलरेशन क्या हुआ? v माइनस यू बाई t1 इक्वल टू, की तो 0 है तो माइनस u बाई t1। एक्सेलरेशन a1 इक्वल टू माइनस u बाई t1। अब सेकेंड केस में क्या है? अगर हम डायरेक्ट इसको हाथ में कैच कर लेते हैं, हाथ पीछे नहीं करते हैं, तो क्या होगा? तो a2 एक्सेलरेशन होगा, v तो 0 है, माइनस u बाई t2। यहाँ a2 बराबर माइनस u बाई t2। हम पहले ही देख चुके हैं t1 मतलब t1 ज़्यादा है t2 से। पहले केस में है कि t1 डायरेक्ट हम कैच कर लेते हैं, और दूसरे केस में है कि समय का अंतराल बढ़ जाता है, तो t1 ज़्यादा है t2 से। इसलिए न्यूटन के सेकेंड लॉ से F1 बराबर क्या हो जाएगा? ma1 बराबर क्या होगा? m माइनस m u बाई t1। यहाँ m से मल्टीप्लाई हो जाएगा। एंड F2 बराबर क्या हो जाएगा? ma2 माइनस m u बाय t2। तो दोनों को रेशियो अगर निकालें F1 बाय F2, F1 बाय F2, F1 बाय F2, तो क्या करना पड़ेगा? इतना माइनस एम यू बाय t1 बाय माइनस एम यू t2 माइनस एम यू t2, जिससे हम लोग रिजल्ट पाते हैं F1 बाय F2 इक्वल टू t2 बाय t1। अर्थात F1 t2 के समानुपाती होगा और F2 t1 के समानुपाती होगा। F2 t2 के समानुपाती और F1 t1 के समानुपाती। तो चूंकि t2 बहुत कम समय है तो F1 क्या होगा?
कम समय के लिए जो लगा, ये पहला केस में, तो क्या होगा, F1 P1 के समानुपाती होगा, मतलब लंबा समय लगेगा तो फोर्स कम लगेगा, और अगर समय कम लगेगा तो फोर्स ज़्यादा हो जाएगा। अर्थात समय अंतराल बढ़ जाने से फोर्स कम लगता है, समय अंतराल घट जाने पर फोर्स बढ़ जाता है। इसलिए देखते हैं कि अचानक बस और ट्रक टकरा जाने पर फोर्स बहुत ज़्यादा होता है तो दोनों की क्षति होती है। ये कूदने वाला यहाँ गड्ढा लगाने पर समय अंतराल बढ़ जाता है, या बालू का ढेर रहने पर समय अंतराल बढ़ जाता है, जिससे इसको चोट कम लग जाती है। लेकिन बिल्डिंग से ऊपर नीचे कूदने वाले का पैर टूट जाता है, थकचा जाता है, बहुत सारे व्यक्ति मर भी जा सकता है। अगर बस पर अचानक ब्रेक लिया जाए और ऊपर कोई बैठा हुआ है तो नीचे गिरता है सड़क पर, तो वह चोट से मर भी सकता है। इसलिए अचानक कोई चीज़ पकड़ने या गाड़ी से उतरने पर नहीं दौड़ने, तो चोट लगने का भय होता है। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि ट्रेन से कुछ अपराधियों ने नीचे फेंक दिया व्यक्ति को और वह मर गया। तो एक्सीडेंट बराबर होते रहता है। तो समय अंतराल बढ़ने पर फोर्स कम लगता है और समय अंतराल कम होने पर फोर्स ज़्यादा होता है। इस प्रकार सेकंड लॉ का यहाँ उपयोग हुआ। धन्यवाद।